एपिसोड 61। शर्त। जब दक्ष ने तीसरे राजकुमार को हरा दिया तो राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष से नाराजगी जताते हुए कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप तीसरे भाई को हरा सकते हैं। तब दक्ष ने प्रियदर्शिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता है। दक्ष और राजकुमारी प्रियदर्शिनी की इस नजदीकी को देखकर भानुमति जलन से भर उठी थी और तिलमिलाकर उसने अपनी तलवार उठाई और प्रियदर्शिनी की तरफ लपक पड़ी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी के पास जाकर उसने धीरे से कहा, राजकुमारी प्रियदर्शिनी, मैंने सुना है कि तुम भी तलवारबाजी में बेहतर योद्धा बन चुकी हो। मेरा मन तुमसे मुकाबले के लिए व्याकुल हो रहा है। क्या तुम मेरे से तलवारबाजी का मुकाबला करना चाहोगी? प्रियदर्शिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर भानुमति। मैं पिछले कई दिनों से इस मौके का इंतजार कर रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने कहा, वैसे भी हम युद्धशाला में हैं, चलो एक मुकाबला कर ही लेते हैं। राजकुमारी प्रियदर्शिनी भानुमति से लड़ने को इच्छुक दिख रही थी। भानुमति से शक्ति परीक्षण के दौरान पिछले हार से राजकुमारी प्रियदर्शिनी बेहद दुखी थी, तभी से वह उससे बदला लेने के लिए आतुर थी। दोनों सुंदरियों के बीच मुकाबला शुरू हो गई। दोनों की तलवारें टकराने लगी। टनाक। दोनों की तलवारें हवा में कलाबाजी करते हुए टकरा रही थीं। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने शक्ति परीक्षण के दौरान किए अपने प्रदर्शन की तुलना में काफी सुधार किया था। राजकुमारी प्रियदर्शिनी लगातार भानुमति पर हमला कर रही थी, लेकिन भानुमति स्थिर रही और एक इंच भी नहीं हिली। अपने चमकते लाल होठों से वो इस तरह से राजकुमारी प्रियदर्शिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो कि वो राजकुमारी से कह रही हो कि तुमसे ना हो पाएगा राजकुमारी। अचानक भानुमति ने राजकुमारी प्रियदर्शिनी के हाथ पर वार कर दिया और तलवार के इस वार से प्रियदर्शिनी की कलाई पर घाव बन गया। उसके हाथों से तलवार छूट गई। उसकी कलाई से खून के फव्वारे निकलने लगे और वो दर्द से कराहने लगी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने गुस्से में कहा, तुम। भानुमति की तलवारबाजी तकनीक और भी बेहतर थी। उसने प्रियदर्शिनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे क्या राजकुमारी प्रियदर्शिनी, तुम तो तलवार भी नहीं पकड़ सकती। भानुमति, तुम मेरा अपमान कर रही हो, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। राजकुमारी प्रियदर्शिनी गुस्से से लाल हो गई। हाँ, आपके गुस्से को देख मुझ में आपसे मुकाबले की हिम्मत नहीं हो रही है। भानुमति राजकुमारी का मजाक उड़ा रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से भानुमति ने कहा, सच्ची एक बात बताऊं राजकुमारी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी तलवारबाजी की तकनीक इतनी खराब होगी। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ये सब खड़ा होकर देख रहा था, फिर उसने प्रियदर्शिनी की तलवार जमीन से उठाए और राजकुमारी प्रियदर्शिनी के पास गया। भानुमति, तुम्हारी शक्ति भले ही मेरी बहन प्रियदर्शिनी से अधिक है, लेकिन क्या तुमको लगता है कि उसे हराकर तुम्हें कुछ हासिल हो पाएगा? सच बात तो यह है कि आप बहुत अपरिपक्व हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। दक्ष की बात सुनकर भानुमति का चेहरा उतर गया। राजकुमार, आपका कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं बचकानी हरकतें करती हूँ? हर कोई देख सकता है कि मैंने राजकुमारी प्रियदर्शिनी को हराया है। उसकी क्षमता कभी भी मेरे से तुलना करने लायक थी ही नहीं। अपनी बात पूरी करके भानुमति ने अपना सिर एक घमंडी सफेद हंस की तरह ऊंचा कर लिया। राजकुमारी प्रियदर्शिनी भानुमति के इस बर्ताव से काफी दुखी थी, और वो सिर्फ दुखी ही नहीं, मन ही मन बेहद गुस्से में भी थी। दक्ष ने भानुमति की ओर देखा और कहा, इस लड़ाई को 1 महीने के लिए स्थगित कर दो। यदि आज से ठीक 1 महीने के बाद भी तुम मेरी बहन को हरा दोगी तो मैं तुमसे सबके सामने माफी मांग लूंगा। दक्ष की बात सुनकर राजकुमारी चौंक गई थी। वो लगातार दक्ष को देखती रही, मानो दक्ष ने कुछ अनर्थ कह दिया हो। वो सोचने लगी, अगर मैं 1 महीने के बाद फिर से भानुमति से हार गई तो इसके लिए मेरे भाई दक्ष को इस बेहुदा लड़की से माफी मांगनी होगी। दक्ष का प्रस्ताव सुनकर भानुमति की बाँछें खिल गई थीं। उसने दक्ष की बात को स्वीकारते हुए कहा, ठीक है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकारती हूँ। दक्ष, तुम अपनी बातों पर टिके रहना। तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगो, मैं उस दिन का तहे दिल से इंतजार करूंगी। दक्ष ने कहा, लेकिन शर्त बराबरी की है। अगर इसका उल्टा हुआ और तुम हार जाती हो तो आपको सबके सामने मेरी बहन से माफी मांगनी होगी। मंजूर। डील पक्की, भानुमति ने कहा। भानुमति को खुद पर बहुत भरोसा था और इस तरह वो बिना किसी हिचकिचाहट के दक्ष के दोनों प्रस्ताव मान गई। शक्ति परीक्षण में दक्ष के हाथों मिली हार से भानुमति बेहद गुस्से में थी और वो दक्ष से नफरत करने लगी थी। उसे एक मौका चाहिए था जब दक्ष उसके सामने झुककर माफी मांगे। यदि वो 1 महीने के बाद राजकुमारी प्रियदर्शिनी को हरा देती है तो ये हार निश्चित रूप दक्ष के विश्वास की होगी और उसे मेरे सामने झुकना पड़ेगा। भानुमति मन ही मन सोचकर काफी रोमांचित हो रही थी। दक्ष मुझसे क्षमा मंगवाएगा। यार, तुम बहुत भोले हो। मुझसे माफी मंगवाने के लिए मुझे भानुमति को पहले हराना होगा और उस 2 कौड़ी की राजकुमारी के लिए मुझे हरा पाना पत्थर पर लकीर खींचने जैसा ही है। भानुमति पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि दक्ष को अपमानित करना उसे मारने से कहीं अधिक रोमांचक होगा।
थोड़ी देर में भानुमति और अंगद दोनों युद्धशाला से बाहर निकल गए। अंगद ने युद्धशाला से बाहर निकलते हुए कहा, बहन भानु, ये दक्ष उतना भोला है नहीं जितना वो लगता है। उसके पास सफलता की कोई ना कोई योजना होगी, इसलिए वह तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा है। भानुमति, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। भैया, इतना भी मत सोचो, हर चीज के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं होती। तुम बड़ी रानी की मदद से गुरु कृपाचार्य से जो शक्तिवर्धक औषधियां लाए हो, उससे मैं और भी बेहतर योद्धा बन पाऊंगी। मुझे खुद पर यकीन है कि मैं अगले 1 महीने में अभ्यास को और भी बेहतर बना सकती हूँ। इससे मैं राजकुमारी प्रियदर्शिनी से बहुत आगे निकल जाऊंगी और हमारी शक्ति का अंतर और भी अधिक हो जाएगा। अंगद ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है कि गुरु कृपाचार्य की औषधि तुम्हारी शक्ति को बढ़ा देगी। अगले कुछ दिनों काफी मेहनत करो, तब मेरी बहना जितनी जल्दी हो सके पीले मंडल के एडवांस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करो। फिर मैं आपको एक हाई पावर के रक्तप्राश की गोली दूंगा, वह काले जादू को सीखने में भी सहायता करेगा। काला जादू। भानुमति अपने चेहरे के मुस्कान को छिपा नहीं पाई। अंगद ने कहा, जब काला जादू सीख लोगी तो फिर तुम्हारे लिए गुरु कृपाचार्य के गुरुकुल में दाखिला लेना आसान हो जाएगा। और तुम्हारी मेहनत देखकर ये लग रहा है कि तुम आसानी से ये उपलब्धि हासिल कर लोगी। राजकुमारी, आज की लड़ाई भी तुम्हारे लिए दक्ष के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। भानुमति का चेहरा आत्मविश्वास से लवरेज था, उसकी आंखें चमक रही थी। वो बेहद उत्साहित थी। जाहिर है वो अगले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दक्ष उसके सामने झुककर माफी मांगेगा, इसकी कल्पना करते ही उसके सुंदर लाल होंठ आकर्षक मुस्कान में बदल गए। उधर राजकुमारी प्रियदर्शनी ने दक्ष से कहा, भाई, मैंने सुना है कि अंगद ने शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ी रानी के सहयोग से गुरु कृपाचार्य से खास किस्म की शक्तिवर्धक औषधियां हासिल की हैं, जिससे उसकी शक्ति अचानक काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि भानुमति की शक्ति में अचानक इतना बदलाव आया है। वो थोड़ा रुकी और फिर चिंतित आवाज में बोली, आपने तो उसे चुनौती दे दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगले महीने के मुकाबले में मैं उससे जीत पाऊंगी। भाई, आपने एक कठोर निर्णय लिया है, मुझे डर है कि यह कहीं हम पर ही भारी ना पड़ जाए। दक्ष ने राजकुमारी प्रियदर्शिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहन प्रियदर्शिनी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम भूल गई हो कि मैंने इतने कम समय में इतनी शक्तियां अर्जित की है? हाँ भाई, मुझे याद है। राजकुमारी प्रियदर्शिनी को दक्ष पर संदेह करने का पछतावा हुआ। वो आगे बोली, लेकिन आप रहस्यमयी हैं, आपकी क्षमता अलग है। वैसे आप में इतनी शीघ्रता से आए बदलाव के पीछे आखिर रहस्य क्या है? इतने दिनों तक साथ रहने के बाद दक्ष को लगा कि राजकुमारी प्रियदर्शिनी विश्वसनीय व्यक्ति है। उसे कुछ रहस्य बताना अनुचित नहीं होगा। दक्ष ने कहा, बेशक किसी भी अभ्यास के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आपकी क्षमता में बढ़ोतरी के लिए व्यवहारिक ज्ञान का होना बेहद जरूरी है। राजकुमारी प्रियदर्शिनी गौर से दक्ष की बातें सुन रही थी। राज परिवार में 3 आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यास किए जाते रहे हैं, आइस फॉर्मूला, गॉड ऑफ वार स्ट्रैटेजी और आंतरिक कौशल। आइस फॉर्मूला और गॉड ऑफ वार स्ट्रैटेजी आध्यात्मिक शक्ति के निचले स्तर में आते थे, जबकि आंतरिक कौशल एक मध्यवर्गीय आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास था। आमतौर पर राज परिवार में केवल राजकुमार और राजकुमारियां, जिन्होंने 5 साल की उम्र से पहले भैरव का पवित्र ताबीज प्राप्त किया था, वो आंतरिक कौशल का अभ्यास कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, केवल शाही परिवार के सदस्य जिन्होंने आंतरिक कौशल का अभ्यास किया था, वही सम्राट की गद्दी पाने के योग्य होते थे। सबसे पहले जिसने आंतरिक कौशल का अभ्यास किया, वो था 7वां राजकुमार शिवदत्त, और बाद में उन्होंने कई और भी बेहतरीन किस्म के अभ्यास कौशल हासिल किए। इसका मतलब था, अगला सम्राट शिवदत्त होगा, और असली चिंता की बात यही थी। एपिसोड 62 एप 62 दीवाना। एपिसोड 62 दीवाना। 6 साल की उम्र में राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने भी भैरव का पवित्र ताबीज हासिल किया था, और तब उन्होंने अभ्यास के लिए आइस फॉर्मूला का चुनाव किया था। दक्ष ने प्रियदर्शिनी से कहा, आध्यात्मिक अभ्यास में आइस फॉर्मूला आपको 16 चक्रों को पार करने में मदद करेगा, जिसके बाद आप आसानी से पीले मंडल के एडवांस स्टेज का अभ्यास कर सकती हैं। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष से कहा, आपको पता है कि आध्यात्मिक अभ्यास की इस दुनिया में अब 10 से भी कम किताबें बची हैं, जिसमें महज 3 शाही लाइब्रेरी में रखी हैं। वो भी उस स्तर की पुस्तकें नहीं है जो हमें 1 माह में पीले मंडल के एडवांस स्टेज तक पहुंचा सके। कुछ देर तक चुप रहने के बाद राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने कहा, आपको पता है भाई, इन पुस्तकों की कीमत 1 लाख से 50 लाख चांदी के सिक्के के बीच होती है। आइस फॉर्मूला जैसे आध्यात्मिक चरण को पाने के लिए जो सूत्र हैं, उन सूत्रों की पुस्तकों की कीमत 30 लाख सिक्के हैं, और इस तरह की केवल 2 किताबें पिंडारी सिटी में मौजूद हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मेरा रहस्य छिपा कर रख लो तो मैं आपको इस स्तर का अभ्यास कराने में मदद कर सकता हूँ। मेरे पास पुस्तक भी है और मुझे सूत्र भी याद है। सच में? राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने विस्मय में डूब गई।
अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दक्ष उसे आइस फॉर्मूला सिखाने वाला है और वो पीले मंडल के एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगी। थोड़ी देर के बाद उसने एक लंबी सांस ली और अपनी खुशी को दबाते हुए उसने कहा, भाई, ये किताब आपको कहाँ से मिली? पूरे पिंडारी सिटी में ये पुस्तक कहीं भी किसी भी योद्धा के पास नहीं है। जो भी योद्धा इस फॉर्मूले के जानकार हैं उन्होंने भी या तो गुरु कृपाचार्य के यहाँ ये पढ़ा है या फिर मैथिल हार्ट बैंक के मैनेजर द्वारा संचालित तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय में जाकर पढ़ाई की है। इसके जवाब में दक्ष ने जो कहा, उसे सुनकर कोई भी झटका खा सकता था। दक्ष ने एक कागज में कोई मंत्र लिखा और राजकुमारी प्रियदर्शिनी को सौंप दिया। प्रियदर्शिनी ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसे वो मंत्र याद करने में करीब 6 घंटे का समय लगा। मंत्र याद होते ही राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष को कसकर पकड़ लिया और उसके माथे को चूमने लगी। ऐसी स्थितियों में दक्ष जरा असहज हो जाता था। उसने खनखारते हुए गले की खराश दूर करते हुए अपनी शर्मिंदगी दूर की और कहा, बहन, ये बात कभी भी किसी दूसरे को मत बताना। ये एक गुप्त बात है, समझी? राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने कहा, मैं आपको मूर्ख दिखती हूँ क्या? ये बात को मैं माताजी और पिताजी को भी नहीं बताने वाली हूँ। दक्ष ने कहा, ठीक है। अब तुम अपना अभ्यास अगर इसी मंत्र के अनुसार करती रहोगी तो तुम्हें पीले मंडल में जाने में मदद मिलेगी। और इसके बाद तुम्हारी जीत के 90% चांस होंगे। वैसे जितना बेहतर तुम्हारा अभ्यास होगा उतनी ही बेहतर योद्धा तुम बन सकती हो। दक्ष की बातों से राजकुमारी प्रियदर्शिनी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। वो दक्ष को देखकर मुस्कुराए और बोली, भाई, मुझे नहीं पता कि आपका आभार कैसे व्यक्त किया जाए। दक्ष ने प्यार भरी आवाज में कहा, अरे लड़की, बहन कभी भाई का आभार और धन्यवाद नहीं देती। बहन का तो भाई की हर चीज पर अधिकार होता है। बस एक बात का ध्यान रखना कि इस सूत्र के मुताबिक खूब सारा अभ्यास करती रहना, नहीं तो डांट पड़ेगी, समझी? राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष की बांह पकड़ ली और खूब प्यार से भरकर कहा, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। दक्ष जरा असहज हो गया, तो प्रियदर्शिनी को महसूस हुआ कि दक्ष उसकी बात को सुनकर शर्मिंदा महसूस कर रहा है। तब शर्माती हुई प्रियदर्शिनी तेजी से वहां से चली गई। वो जानती थी कि भानुमति के साथ उसका मुकाबला महत्वपूर्ण था और वो किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती थी। प्रियदर्शिनी के बाहर चले जाने के बाद दक्ष तुरंत गुफा की ओर चल दिया। गुफा में जाते ही वह 14वें चक्र में बैठ गया। वो सोचने लगा कि काला जादू सीखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए वो तुरंत उन पिछले योद्धाओं के बारे में सोचने लगा कि उन लोगों ने किस तरह से काले जादू की सिद्धि हासिल की थी। तो कई जानकारी सामने आई, जिसमें मीनू सौंडे ने 2 साल में जबकि रामकिशुन ने 3 साल में ये उपलब्धि हासिल की थी। सामान्य योद्धा के लिए काला जादू सीखना बेहद मुश्किल काम था। यहाँ तक कि दक्ष ने 36 चक्र खोले दिए थे और दूसरे योद्धाओं की तुलना में तेजी से अभ्यास करने की क्षमता भी थी, लेकिन उसे भी इस उपलब्धि को पाने में पूरे 1 साल लग जाते। दक्ष के लिहाज से 1 साल बहुत लंबा वक्त था। वो इतना इंतजार नहीं कर सकता था। उसने काले जादू को सीखने के लिए काफी चांदी के सिक्के खर्च किए थे और रक्तप्राश की गोलियां भी खरीदी थी, जो कि उसके शारीरिक क्षमता को और अधिक बढ़ाने वाली थी। दक्ष ने हाई पावर रक्तप्राश की गोलियां ली। अचानक दक्ष की शक्ति काफी बढ़ गई और अब वो खुद को बहुत अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। उसने गोलियां लेने के बाद पद्म आसन ग्रहण किया और तपस्या में लीन हो गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि वह उसने तीसरे दिन ही 94 भैंसों के बराबर की शक्ति हासिल की ली। 5वें दिन ये शक्ति बढ़कर 96 भैंसों के बराबर पहुंच गई, जबकि 7 दिनों बाद उसकी शक्ति 98 भैंसों के बराबर पहुंच गई। उसकी तपस्या जारी रही। 10वें दिन दक्ष की शक्ति 99 भैंसों के बराबर थी। केवल एक और भैंसे की शक्ति पाते ही दक्ष पीले मंडल के दायरे को पार कर लेने वाला था। उसका साथी काला बिल्ला उसकी तपस्या को लगातार देख रहा था। उसने जोरदार तरीके से कहा, फॉर क्रिएटर, प्लीज साउंड लाइक नवजोत सिंह सिद्धू, एड योर कैन ग्रू। ओ ग्रू, खड़काओ ताली, ठोको ताली। शेर अर्ज किया है, बस एक भैंसे की पावर है जरूरी। हाँ जी, बस एक भैंसे की पावर है जरूरी, लेकिन आपकी तपस्या होगी है पूरी। काले बिल्ले ने शेर में अपनी बात कही और फिर बोला, महाराज, आप चुके हैं पीले मंडल से बाहर, लेकिन खत्म हो गई है रक्तप्राश की गोलियों की पावर। खड़काओ। ये दक्ष के लिए अफसोस की बात थी कि वो पीले मंडल के दायरे को पार करने के बावजूद 100 भैंसों की शक्ति को हासिल नहीं कर सका था। दक्ष ने आंखें खोली और कहा, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा शरीर इतनी शक्ति को ग्रहण करने लायक है नहीं। ये मेरे लिए किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। मैंने पीले मंडल को पार कर लिया। ये मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात भी अजीब थी कि किसी ने 36 चक्र तो पार कर लिए, लेकिन पीले मंडल के सभी 100 भैंसों की शक्ति को अपने अंदर समा नहीं सका। दक्ष सोच रहा था, मुझे युद्ध के तजुर्बे की जरूरत है और शाही महल में मैं द्वंद्व युद्ध के लिए किसी को उकसा नहीं सकता। ये भी मेरी इस कमी के पीछे का महत्वपूर्ण कारण है।
अगर मैं यहाँ से चुपचाप निकलता हूँ और खुद बाहर जाकर प्राणायाम करता हूँ, तो पिंडारी सिटी के राजकुमार को मिलने वाली सुरक्षा पीछे छूट जाएगी और बड़ी रानी मुझे मारने की कोशिश करेगी। अभी बाहर जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। अचानक दक्ष की आंखें चमक गई। उसके दिमाग में द्वंद्व युद्ध के लिए गिद्धौर राज पहाड़ी आया। राज परिवार ने गिद्धौर राज पहाड़ी में कई बर्बर जानवरों को पाल रखा था और वो बेहद शक्तिशाली जानवर थे। दक्ष उन पर अपनी शक्ति की आजमाइश कर सकता था। दक्षा ने गुफा में 25 दिनों तक लगातार तपस्या की और बाहर निकल आया। वो सीधे दीवानी महल में पहुंचा। उसने देखा कि नौकरानी पन्ना उसका इंतजार कर रही थी। पन्ना ने कहा, राजकुमार की जय हो। पुष्पेश बेहतर हो रहा है, उसके घाव भर रहे हैं लेकिन वो सुस्त हो गया है। समूचे दिन सिर्फ सीढ़ियों पर बैठकर किसी की तस्वीरें बनाता रहता है। दक्ष ने आहिस्ते से कहा, ये बढ़िया खबर है पन्ना दीदी। ऐसा करो कि उसे 200 चांदी के सिक्के देकर विदा कर दो। वो बाहर की दुनिया देखेगा तो वो और भी बेहतर हो सकता है। उसकी दिमागी हालत तभी सुधर सकती है जब खुद सुधारना चाहे। नौकरानी पन्ना ने दक्ष की तरफ तारीफ भरी निगाहों से देखा और कहा, ठीक है तो फिर मैं उसे बाहर भेजने जा रही हूँ। मैं उसे चांदी के सिक्कों की थैली देकर क्या कहूंगी? पन्ना ने कहा और थोड़ी रुककर दक्ष के जवाब का इंतजार करने लगी। दक्ष कुछ बोला नहीं तो मुड़कर वो जाने लगी। उसको जाते देखकर दक्ष ने कहा, पन्ना दीदी, थोड़ा ठहरो, मैं उसे एक बार खुद देखना चाहता हूँ। नौकरानी पन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए राजकुमार। और दोनों जब पुष्पेश के पास पहुंचे तो जैसा पन्ना ने बताया था उसी तरह पुष्पेश दीवानों जैसी, बल्कि मजनू जैसी हालत में सीढ़ियों पर बैठा था और जमीन पर चौक से भानुमति की तस्वीरें बना रहा था। एपिसोड 63 एप 63 दीवाना पुष्पेश। एपिसोड 63 दीवाना पुष्पेश। नौकरानी पन्ना और दक्ष जब घायल पुष्पेश को देखने के लिए पहुंचे तो जैसा पन्ना ने बताया था उसी तरह पुष्पेश दीवानों जैसी, बल्कि मजनू जैसी हालत में सीढ़ियों पर बैठा था और जमीन पर चौक से भानुमति की तस्वीरें बना रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भानुमति को अपनी आंखों में समा लेना चाहता था, उसे बार बार देखना चाहता था। उसे ये भी एहसास नहीं था कि दक्ष आकर उसकी करीब आकर खड़ा हो गया था। दक्ष ने पुष्पेश को गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी तलवार कहाँ है? पुष्पेश अपने स्थान लेट गया और थोड़ी देर के लिए चुप होकर दक्ष की तरफ देखने लग गया। कुछ पलों के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरे सारे अरमान टूट गए भाई, मेरी ताकत कम हो गई है, शक्ति छिस गई है, मेरी कलाइयों में इतनी ताकत नहीं बची है कि उससे मैं तलवार भी उठा पाऊं। तो क्या तुम भी टूट गए हो? दक्ष से पूछा। पुष्पेश ने सुस्त आवाज में जवाब दिया, बेशक। दक्ष ने पूछा, तुम्हारी कलाइयों में इतनी ताकत नहीं बची है कि तुम तलवार उठा पाओ, लेकिन उंगलियों में इतना जादू है कि एक बेवफा लौंडिया की तस्वीर बना दो। तुम्हारी नसों में खौलता खून खत्म हो गया है, बस एक दिल बचा है जो धड़क रहा है और उसकी हर धड़कन में उस लड़की का नाम है जो पहले दिन से सिर्फ तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थी। तुम उसके काम के लायक नहीं बचे तो तुम्हें निकालकर बाहर फेंक दिया। फेंक ही नहीं दिया, बल्कि तुम्हें खत्म करवा दिया, और वो भी पूरी बेइज्जती के साथ। लेकिन मेरे दोस्त, अगर दिल बचा है और उसमें धड़कनें बची हैं तो अब किसी की याद के लिए नहीं, अपनी इज्जत, अपने सम्मान के लिए इसको धड़काओ। जियो एक दिन, लेकिन शेर की तरह जियो, टैसुए बहाते आशिक की तरह नहीं। खुद को नीचा मत दिखाओ, समझे? पुष्पेश ने अपने निचले होठों को दांत से दबाकर तिलमिलाते हुए कहा, मैं खुद को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं पहले वाला पुष्पेश नहीं रहा। दक्ष ने तस्वीरों को जमीन पर देखा। इस बेरम संग दिल लौंडिया के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपनी जिंदगी भर की कमाई, बहादुरी और इज्जत को दांव पर लगा दिया। बाहर निकलो इससे। इतना कहकर दक्ष उठा और उसने अपने पैरों से भानुमति के उन चित्रों को नष्ट कर दिया। पुष्पेश की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बेबस होकर कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दक्ष ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम उसके महज आशिक नहीं हो, उसको देवी की तरह मानकर उसकी पूजा करते हो। देखो फर्क, तुम उसके देवी मानते हो और साली लौंडिया तुम्हें इंसान तक नहीं समझता। अबे ये पूरा पागलपन है यार, बाहर निकल इससे। इतना उपदेश मत दो राजकुमार। अगर आपने 2 बार मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आपको मार देता। पुष्पेश की आवाज अब गर्म हो रही थी। दक्ष ने हंसते हुए कहा, अगर तुम 10 साल तक भी अभ्यास करो तो भी मुझे नहीं मार सकते, मारना छोड़ो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। पुष्पेश जोर से चिल्लाया, बकवास बंद कीजिए राजकुमार। दक्ष ने एक पतली सी लकड़ी उठाई और चाकू की तरह पुष्पेश पर चला दिया। इसके लगते ही पुष्पेश के शरीर से खून निकलने लगा। खून निकलता देख दक्ष ने कहा, अब जब मैंने तुम पर हमला किया और तुम्हारी बेइज्जती भी कर दी है, अब बताओ क्या तुम अभी भी मुझे अपना जीवन रक्षक मानते हो? उसकी बात सुनते ही किसी घायल शेर की तरह पुष्पेश की आंखें लाल हो गई और वो जमीन से उठ खड़ा हुआ। फिर से दक्ष के पास गया और उसकी गर्दन पर एक जोरदार पंच लगाया। उसका हाथ इस तरह से चल रहा था जैसे उसके हाथ में तलवार हो। पुष्पेश पागलों की तरह दक्ष पर बार बार हमला कर रहा था। हालांकि उसका एक भी वार दक्ष के शरीर पर नहीं लगता था।
दूर खड़ी नौकरानी पन्ना ये सब देखकर मन ही मन बेहद चिंतित हो रही थी, लेकिन वो इस मामले में कुछ खास कर नहीं सकती थी। वो जानती थी कि दक्ष पुष्पेश की शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटे बाद पुष्पेश जमीन पर गिर गया और हौंफने लगा। दक्ष ने आगे बढ़कर उसे एक बार फिर पंच करने ही जा रहा था कि पुष्पेश ने रोते हुए कहा, रुको। दक्ष मुस्कुराने लगा, उसने अपना मुक्का वापस ले लिया और कहा, पुष्पेश, अब भी तुम बेकार ही हो। पुष्पेश ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं एक तलवारबाज हूं, किसी भी तरह से मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे पता था कि मैं मुक्के के प्रहार में बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से के कारण आप पर हमला किया। वैसे धन्यवाद, मेरे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए। मेरा शुक्रिया मत करो यार, ये तो आपकी अपनी योग्यता है। यही तुमको इस इश्क विश्क के अंधेरे से बाहर ले जाएगी। दक्ष ने पुष्पेश को खड़े होने मदद की और मुस्कुराते हुए पूछा, अब आग क्या करने का सोचा है पुष्पेश? पुष्पेश ने दुखी आवाज में उत्तर दिया, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अभी मैं काला जादू सीखने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। मैं किसी दवा की खोज करूंगा जो मेरे रीढ़ की हड्डी के दर्द को ठीक कर दे और उसे जोड़ दे। दक्ष ने कहा, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए बुरी चीज हो। मेरे पास एक विशेष युद्धाभ्यास सूत्र है जिसका आम लोग अभ्यास नहीं कर सकते हैं, लेकिन टूटे रीढ़ की हड्डी वाले आदमी कर सकते हैं। चाहो तो इन सूत्रों के जरिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकते हो। अचानक पुष्पेश की आंखें रोशनी से चमक उठीं और उन्होंने पूछा, अगर मैं सफलतापूर्वक अभ्यास करूं तो क्या होगा? इस अभ्यास के बाद तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, दक्ष ने कहा। पुष्पेश दक्ष के पैरों में गिर गया और कहा, आप सच में महान हो, कृपया मेरा आभार स्वीकार करें। दक्ष ने उसके कंधे को पकड़कर उठाया और सीने से लगा लिया। पुष्पेश ने दृढ़ता से कहा, जब भी आपको मेरी सहायता की जरूरत होगी तब मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। मैं अगले 7 जन्मों तक आपके इस एहसान का ऋणी रहूंगा। दक्ष ने एक कागज पर कुछ मंत्र और सूत्र लिखकर पुष्पेश के हाथों में दे दिया। इस बार दक्ष को इस बात की चिंता नहीं थी कि पुष्पेश उन सूत्रों के बारे में बाहर किसी को बता देगा। दक्ष अब गिद्धौर राज पहाड़ी के लिए निकलना चाहता था और अपने घोड़े पर सवार होते समय उसने थोड़ी जोर की आवाज के साथ पुष्पेश से कहा, अभ्यास करना मजनू मियां, अभ्यास। और उस लौंडिया को भूल जाना, समझे? पुष्पेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने पलटकर दक्ष से कहा, कौन सी लौंडिया? दक्ष ने हंसते हुए घोड़े की लगाम खींच दी और पुष्पेश उन सूत्रों को लेकर एकांत में चला गया, जबकि नौकरानी पन्ना अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। सेनापति अक्रूर को सेनानायक मलिक ने दक्ष के पीछे लगा रखा था। इस बात की जानकारी दक्ष को भी नहीं थी। वह जहां भी जाता उसके पीछे पीछे चुपके से सेनापति अक्रूर मौजूद रहा करता था। दक्ष का पीछा करते हुए अक्रूर गिद्धौर राज पहाड़ी पर पहुंच गया था। गिद्धौर राज पहाड़ी पर दक्ष एक घने जंगल की ओर जा रही थी। वहां से वो सीधे खूंखार जंगली जानवरों की ओर बढ़ गया। एक सामान्य जानवर उसके लिए कोई खतरा नहीं था, केवल बर्बर जानवर ही उसके लिए खतरा साबित हो सकते थे। दक्ष को वहां आए आधा दिन बीत चुका था और तब जाकर दक्ष को पहले श्रेष्ठ श्रेणी के जंगली जानवर तेंदुआ का सामना करना पड़ा था। तेंदुआ क्रूर जानवर था और उसकी ताकत इतनी थी कि वो पीले मंडल के योद्धाओं को मार सकता था। बूम! दक्ष ने उसे एक पंच मारा और तेंदुआ जाकर दूर जा गिरा। लेकिन दक्ष तेंदुए के कमजोर शरीर को देखकर संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, ये तेंदुआ मेरा घूंसा बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ये तो बेहद कमजोर है, मुझे किसी और जानवर की तलाश करनी होगी। ऐसा सोचकर दक्ष गिद्धौर राज पहाड़ी के घने जंगलों में समा गया। सेनापति अक्रूर दक्ष की नजरों से बहुत दूर छिपा हुआ था और उसने देखा कि दक्ष ने उस तेंदुए को मार डाला है तो उसने सोचा, राजकुमार दक्ष बहुत अधिक शक्तिशाली है। मैं बेवजह उसकी जिंदगी को लेकर चिंता कर रहा था। मुझे नहीं लगती कि यहाँ पर उसे किसी किस्म का खतरा है। लेकिन अभी भी वो दक्ष की सुरक्षा की ड्यूटी पर था, इसलिए वो चुपके से उसका गिद्धौर राज पहाड़ी पर पीछा करता रहा। 3 दिनों तक गिद्धौर राज पहाड़ी में अभ्यास करने के बाद दक्ष ने 13 श्रेष्ठ श्रेणी के और 25 मध्यम स्तर के बर्बर जानवरों को मार दिया था। अब उसके सामने एक जादुई सफेद शेर था, जो कि काले जादू के जानकार योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली था। जादुई सफेद शेर की ताकत आम शेरों से अधिक थी, क्योंकि गिद्धौर राज पहाड़ी पर काफी भोजन मिलने के साथ ही ये शेर राक्षसी जानवरों को मारकर खाता था, इसलिए इसके अंदर भी राक्षसी प्रवृत्ति आ गई थी। ये शेर काफी खतरनाक दिख रहा था। एपिसोड 64 एप 64 जादुई शेर का शिकार। एपिसोड 64 जादुई शेर का शिकार। 3 दिनों तक गिद्धौर राज पहाड़ी में अभ्यास करने के बाद दक्ष ने 13 श्रेष्ठ श्रेणी के और 25 मध्यम स्तर के बर्बर जानवरों को मार दिया था। अब उसके सामने एक खतरनाक जादुई सफेद शेर था, जो कि काले जादू के जानकार योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली था। जादुई सफेद शेर की ताकत आम शेरों से अधिक थी, क्योंकि गिद्धौर राज पहाड़ी पर काफी भोजन मिलने के साथ ही ये शेर राक्षसी जानवरों को मारकर खाता था, इसलिए इसके अंदर भी राक्षसी प्रवृत्ति आ गई थी। ये शेर काफी खतरनाक दिख रहा था।
असलियत ये थी कि जब भी ये सफेद शेर जोर से गरजता था तो उसकी आवाज एक विनाशकारी तूफान बन जाती है। चारों तरफ धूल और चट्टानें हवा के जोर से उड़ने लगती है। आसपास के पेड़ों की पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं और कई बार तो पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। सिर्फ उसकी तेज गरज सुनकर ही पीले मंडल के एडवांस स्टेज से नीचे के योद्धा बेहोश हो जाते थे। ये सफेद शेर 4 मीटर लंबा और 6 मीटर ऊंचा था। एक सामान्य शेर की तुलना में ये कई गुना बड़ा था और इसके अयाल बड़ी झाड़ियों से भी बड़े और प्रभावशाली थे। शेर की दोनों आंखों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वह दक्ष के सिर इतना बड़ा था और वो बेहद ही क्रूर लग रहा था। जमीन पर पड़े उसका हर एक कदम धरती को हिलाने के लिए काफी था। लेकिन शेर को देखकर दक्ष डरा नहीं, बल्कि वो थोड़ा नीचे झुका, अपने पैर जमीन में मजबूती से गड़ाए और उसने आगे की ओर छलांग लगा दी। उछलकर वो सीधे शेर की पीठ पर चढ़ गया और उसने अपनी सभी शारीरिक शक्ति को एक साथ करके सफेद शेर के सिर पर तेज प्रहार कर दिया। लेकिन जादुई सफेद शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वो काफी बुद्धिमान भी था। उसने तुरंत खतरा महसूस कर लिया। अचानक वह तेज गति से दौड़ने लगा। उसकी गति तकरीबन 30 मीटर प्रति सेकंड तेज थी। अचानक तेजी के कारण उसके पीठ पर बैठे दक्ष को झटका लगा। उसने अपना संतुलन खो दिया और शेर के पीठ से गिर गया। वो 3 मीटर दूर जमीन पर जाकर ऐसे गिरा मानो उसे किसी ने जोर से पटक दिया हो, हालांकि वह तुरंत उठकर खड़ा भी हो गया। दक्ष ने सोचा, ये वास्तव में एक जादुई शेर है जिसकी गति 30 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। इतनी तेज गति से भागते शेर को काबू करना मुश्किल है। सामान्य योद्धा जो पीले मंडल के एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके थे, उनकी गति 20 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंची थी। ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा जो पीले मंडल के एडवांस स्टेज तक पहुंच गए थे, उनकी गति भी 22 मीटर प्रति सेकंड से अधिक नहीं थी। यहां तक कि दक्ष जैसे प्रतिभाशाली और शानदार योद्धा भी केवल 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग सकते थे, जो कि योद्धाओं के बीच पहले से ही अविश्वसनीय गति थी। 30 मीटर प्रति सेकंड और 27 मीटर प्रति सेकंड की गति में अंतर वास्तव में बहुत अधिक था। अगर दक्ष और सफेद शेर 100 मीटर की दौड़ लगाते तो दक्ष जब तक 90 मीटर की दूरी तय करता तब तक शेर 100 मीटर की दूरी तय कर चुका होता, यानी दक्ष तब भी 10 मीटर पीछे रहता। इससे साफ ये निष्कर्ष निकल रहा था कि अगर दक्ष सफेद शेर को नहीं हराता तो वह निश्चित रूप से शेर के हाथों मारा जा सकता है। इस समय दक्ष और सफेद शेर के बीच की दूरी महज 3 मीटर थी और दक्ष तक पहुंचने में केवल 1 सेकंड की दूरी थी। दक्ष ने सफेद शेर की हर हरकत को ध्यान से देखा। अब की बार वह सफेद शेर पर हमला करने से पहले हर तरह के लिए तैयार होना चाहता था ताकि इस बार वह असफल ना हो। हुआ। सफेद शेर जोर से दहाड़ता हुआ दक्ष की ओर बढ़ा। शेर की आंखों से तेज रोशनी निकली और दक्ष की आंखें चौंधिया गई। दक्ष किसी तरह से उस रोशनी से बच सका। हमले के असफल होते देख शेर को जोर का गुस्सा आ गया। खिसियाकर शेर ने अपने पंजे से पेड़ पर जोरदार हमला किया। इस हमले से पेड़ की शाखा टूटकर उसके ऊपर ही गिर गई। दक्ष सोच रहा था, ये वास्तव में एक जादुई शेर है और इतनी तेज गति से भागते शेर को काबू करना मुश्किल है। ये सोचते हुए दक्ष ने खुद से कहा, मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। और उसने पेड़ की डाल के नीचे फंसे शेर के अवसर का फायदा उठाया और अपनी पूरी शक्ति के साथ शेर के पेट पर जोरदार पंच मारा। दक्ष का मारा हुआ पंच इतना जोरदार था कि शेर 7 फीट दूर जा गिरा। इस बार शेर तेजी से उठकर दक्ष की ओर हमले की नीयत से आया, लेकिन दक्ष पहले से ही तैयार था। उसने अपने हाथों में उस पेड़ की शाखा उठा रखी थी जिसे शेर ने ही तोड़ा था। शेर तेजी से उसकी ओर आ रहा था। दक्ष भी तेज गति से शेर की ओर भागा और पेड़ की शाखा से जोरदार हमला कर दिया। इस बार भी शेर लड़खड़ा गया। दक्ष शेर पर हावी हो चुका था। उसने लगातार 12 बार शेर पर हमला किया और हर बार शेर काफी दूर जाकर गिरा। जब दक्ष ने 13वीं बार उस शाखा से हमला किया तो शेर घायल हो गया। उसके नथुनों से खून टपकने लगा। शेर काफी गुस्से में था। उसने अपना मुंह खोला तो इस बार उसके मुंह से तेज आग का गोला निकला जो कि तेजी से दक्ष की ओर बढ़ रहा था। ये देख दक्ष की चीखें निकल पड़ी, अरे ये तो खतरनाक है। दक्ष ने अपने पैरों पर बल दिया और 10 मीटर हवा में ऊपर उछल गया। वह सीधे पास के हजारे साल पुराने पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। आग का गोला जो कि दक्ष की ओर बढ़ रहा था वो सीधे निकल गया और सामने के जंगल में जा गिरा। उसके जंगल में गिरते ही तेज धमाका हुआ और आसपास की झाड़ियां झुलस गई। दक्ष ने पेड़ की शाखा से शेर की पीठ पर कूद गया। इस दौरान उसने अपनी शक्ति अपने मुके में एकत्रित कर शेर की पीठ पर जोरदार हमला किया। कर्र। उस जादुई शेर की पीठ की हड्डियां टूटने की आवाज आई। वो जमीन पर धराशायी हो गया। अब शेर अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दक्ष शेर पर भारी पड़ गया। दक्ष ने सोचा, अगर मैं तलवार का प्रयोग करूं तो इस शेर को मार सकता हूं। अपने प्रदर्शन से अब दक्ष थोड़ा संतुष्ट लग रहा था। वो सोचने लगा कि भले ही मैं काले जादू के एडवांस स्टेज की जानकारी रखने वाले योद्धाओं से मुकाबला करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन ये बात तो है कि कुछ समय के लिए मैं उनसे मुकाबला अवश्य कर सकता हूं।
दक्ष ने अपनी चमकीली तलवार निकाली और एक ही झटके में उस घायल शेर के गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर दिया। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद वो शेर शांत हो गया। दक्ष ने शेर के पेट में 1 फीट लंबा चीरा लगाया और एक मांस का टुकड़ा निकाल लिया। वह मांस अत्यंत ही कठोर और भारी लग रहा था। ये बेहद ही चमकीली थी और इससे इत्र की तरह गंध निकल रही थी। यह मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक खुराक थी। यदि कोई योद्धा इस जादुई मांस का सेवन करता है तो इससे उनके शरीर की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है और वह अधिक देर तक तपस्या और अभ्यास कर सकता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति भी इस मांस का सेवन करता है तो यह उनके शरीर को मजबूत करेगा और उसे लंबी उम्र हासिल होती है। इस मांस के टुकड़े को अगर मैथिलहाट के धन्वंतरी चिकित्सालय में बेचा जाए तो इसकी कीमत कम से कम 3000 चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। दक्ष केवल अपने अभ्यास के लिए गिद्धौर राज पहाड़ी पर आया था। उसका मकसद ये मांस एकत्रित करने का नहीं था। उसके लिए यह मांस अधिक उपयोगी भी नहीं था और इसलिए उसे बेचने की बजाय घर ले जाना बेहतर लगा। वो उस मांस को यशोधरा को देने की सोच रहा था। दक्ष ने कुछ पीपल के पत्ते उठाए और उसे जोड़कर एक पेटी बना ली, उसमें मांस के टुकड़े को रखा और चल दिया। दक्ष के चले जाने के कुछ देर बाद ही कवच पहने सैनिकों का एक समूह सफेद शेर के नजदीक आ गया। सेनापति अक्रूर सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। शेर के आसपास खून की नदियां बह रही थी। उसे देखकर अक्रूर ने कहा, दक्ष वास्तव में बहुत मजबूत है। पीले मंडल में होने बावजूद उसने शेर को मार डाला। यदि वो काला जादू सीख लेता है तो भगवान जाने वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। इस शेर के शरीर को भी उठाओ और राजदरबार ले चलो। मैं इसे सेनानायक मलिक को दिखाना चाहता हूँ। सेनापति अक्रूर के आदेश को सुनते ही सैनिकों ने उस मरे हुए शेर को उठा लिया और राजमहल की ओर ले जाने लगे। दक्ष के अन्य शिकार के साथ भी ऐसा ही किया गया। सबों को राजदरबार ले जाया गया जहां उसके शरीर के बदले कुछ चांदी के सिक्के दिए गए। सेनापति अक्रूर ने कहा, जब राजकुमार दक्ष अपने अभ्यास को पूरा कर लेंगे तब मैं खुद जाकर ये सिक्के उनके हवाले कर दूंगा। एपिसोड 65 एप 65 जलदेवी। एपिसोड 65 जलदेवी। दक्ष ने जब सफेद शेर को मार दिया और उस जगह से चला गया तो सेनापति अक्रूर ने सैनिकों को उस मरे हुए शेर को उठा लेने का आदेश दिया और सारे सैनिक मिलकर उस शेर को राजमहल की ओर ले जाने लगे। दक्ष के अन्य शिकार के साथ भी ऐसा ही किया गया। सबों को राज दरबार ले जाया गया जहां उसके शरीर के बदले कुछ चांदी के सिक्के दिए गए। सेनापति अक्रूर ने कहा, जब राजकुमार दक्ष अपने अभ्यास को पूरा कर लेंगे तब मैं खुद जाकर ये सिक्के उनके हवाले कर दूंगा। दक्ष ने अपनी शारीरिक शक्ति की आजमाइश तो कर ली थी और उसने लगातार 10 दिनों तक गिद्धौर राज पहाड़ी पर रहकर कई बर्बर जानवरों को मार डाला था। वो जिधर भी जाता था कोई जानवर नजर ही नहीं आता था। ऐसा लगता था कि दक्ष को आने की जानकारी उन्हें पहले ही मिल जाती थी और वे भाग जाते थे। दक्ष जब गिद्धौर राज पहाड़ी से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी। एक 7 या 8 मीटर चौड़ी नदी थी जो पहाड़ से नीचे गिर रही थी और पानी के तेज बहाव की आवाज आसपास के वातावरण में गूंज रही थी। दक्ष नदी के किनारे पहुंच गया। उसने पानी के तेज बहाव को देखा, लेकिन बहाव की गति देखकर उसके तोते उड़ गए। वो थोड़ा डर गया था, लेकिन उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति की आजमाइश करनी थी। उसने अपने आसपास इस तरह नजरें दौड़ाई जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। कुछ ही देर बाद वह नदी में कूद गया और अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग करते हुए नदी की पानी की धारा में तैरने लगा। बूम! उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई। दक्ष ने अपने एक शक्तिशाली हाथ को बाहर निकाला। नदी का पानी उसकी हथेली से थोड़ी देर के लिए रुक गया था। कुछ समय बाद पानी का तेज प्रवाह दक्ष के शरीर पर पड़ा और पानी का फोर्स इतना तेज था कि दक्ष 3 मीटर ऊपर उछल गया और उछलकर नदी के किनारे जा गिरा। दक्ष फिर नदी में कूद गया। इस बार उसने दोनों हथेलियों से पानी के बहाव को रोका, लेकिन पानी के लहरों ने उसे दोबारा उछालकर नदी के बाहर फेंक दिया। ये घटना बार बार होती रही। दक्ष बार बार ऊपर जाता था और बार बार पानी उसे बाहर फेंक देती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। पूरे एक दिन दक्ष ने अभ्यास किया। इसके बाद वह थक गया। उसका पूरा शरीर पत्थरों से लगे घावों से भर गया था। रात के समय उसने जंगलों में औषधियां खोजी और उन औषधियों का लेप अपने घावों पर लगा लिया तो सुबह तक उसके घाव भर गए थे। उन औषधियों के असर से उसकी थकान भी मिट चुकी थी। आज फिर वो नदी में कूद गया और उसने अपना अभ्यास जारी रखा। लगातार 4 दिन तक नदी के प्रवाह के साथ उसका अभ्यास चल रहा था। रोजाना उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते थे जिसे वो औषधियों के प्रयोग से ठीक कर लेता था। 5वां दिन नदी का बहाव और अधिक तेज था। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में वो दक्ष को खत्म करना चाह रहा है। दक्ष ने अपने अंदर 100 के करीब भैंसों की शक्ति को एकजुट किया और पानी के बहाव के विपरीत लगा दिया। पानी कई फीट ऊपर उठ गया। सूर्य का प्रकाश उसी दिशा में था और पानी के ऊपर उठने से वहां एक इंसानी आकृति बनने लगी। ये प्रकाश इतना दिव्य और तेज था कि सेनापति अक्रूर और उसके साथ के सैनिकों ने दूर से इस दृश्य को देखा तो उसे लगा कोई भगवान प्रकट हुए हैं। उसने अपने स्थान पर से उस आकृति को प्रणाम किया।
दक्ष ने जब इस आकृति को देखा तो वो बेहद प्रसन्न था। ऐसी आकृति तभी बनती थी जब कोई योद्धा उस नदी के प्रवाह को पराजित कर देता था। कुछ देर बाद एक तेज धमाका हुआ। बूम! पानी से बनी आकृति फिर से नीचे गिर गई। आसपास प्रकाश फैल गया और उससे बेहतरीन खुशबू आ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने आसपास इत्र छिड़क दिया हो। बहुत देर तक पानी में रहने के कारण दक्ष का पूरा शरीर जख्मी हो गया था। उसके शरीर से खून निकल रहा था। दक्ष ने उस खून को एकत्रित कर नदी में डाल दिया। अचानक सामने जल देवी प्रकट हो गई। जल देवी को सामने देखते ही दक्ष प्रसन्न हो गया। उसने झुककर जल देवी को प्रणाम किया। जल देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। तुम क्या चाहते हो? मांगो, वरदान मांगो। जल देवी की बातों को सुनकर दक्ष ने विनम्रता से कहा, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ मिल चुका है और अपनी मेहनत के बदौलत मैंने आध्यात्मिक शक्ति के पीले मंडल को भी पार कर लिया है। अब मेरी इच्छा काला जादू सीखना है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे काले जादू की जानकारी के योग्य बना दें। दक्ष की बातों को सुनकर जल देवी ने कहा, मैं तुम्हें काले जादू का प्रारंभिक ज्ञान देती हूँ। इससे आगे की जानकारी के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। दक्ष ने कहा, आपके आशीर्वाद मुझे जो कुछ मिल जाए वह पर्याप्त है। जल देवी तथास्तु कहकर गायब हो गई। दक्ष के शरीर में अचानक बदलाव आने लगा। उसकी शक्ति बढ़ गई। उसने अपनी शक्ति को पचाने के लिए पूरा दिन और रात वहीं बिताया। दक्ष काले जादू के प्रारंभिक ज्ञान का जानकार हो गया था। इसके तुरंत बाद वह मध्य स्तर के ज्ञान को अर्जित करने में लग गया। दक्ष सोच रहा था, यह निश्चित रूप से एक जादुई नदी है। वैसे काले जादू के पहले चरण के प्रारंभिक दौर के योद्धाओं की तुलना में मेरी शक्ति 10 गुना अधिक है और मेरी आध्यात्मिक शक्ति तकरीबन काले जादू के एडवांस स्टेज के योद्धाओं के समान है। इसके पीछे की प्रमुख वजह दक्ष का बेहतर अभ्यास था, जो कि सामान्य योद्धाओं की तुलना में काफी अधिक था। जब दक्ष फिर से पानी में उतर गया, इस दौरान उसकी पूरी एक्टिविटी पर नजर रखने वाले सेनापति राजमहल की ओर दौड़े। वो जल्द से जल्द सेनानायक मलिक को दक्ष की उपलब्धि बताना चाहता था। राजमहल पहुंचकर सामने महामंत्री दिखे। उसे नमस्ते कहते हुए सेनापति अक्रूर ने जल्दी दिखाते हुए कहा, महामहिम को बताने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। आप मेरे साथ महाराज के कक्ष में चलें। महामंत्री ने कहा, अभी महाराज आराम कर रहे हैं, उन्हें जगाना उचित नहीं होगा। आप वापस लौट जाएं और राजकुमार दक्ष की रक्षा करें। सेनापति अक्रूर ने महामंत्री को गुस्से से देखा। महामंत्री, अब आप महामहिम को सूचित करेंगे, वरना देर होने पर इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। उसी समय सेनानायक मलिक की आवाज आई, कौन इतना शोर कर रहा है? महामंत्री ने सेनापति अक्रूर को गंभीरता से देखा और धीरे से फुसफुसाया, आपने महामहिम को डिस्टर्ब कर दिया। यह एक अक्षम्य अपराध है। सेनानायक मलिक की आवाज से महल में हड़कंप मच गया और कई अन्य मंत्री दौड़ते हुए आए। उन्होंने अक्रूर से पूछा, सेनापति, क्या आप राजकुमार दक्ष की रक्षा नहीं कर पाए? तभी सेनानायक मलिक वहां उपस्थित हो गए। मलिक अक्रूर को देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने माथे के पसीनों को पोंछते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? मेरे बेटे की रक्षा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? या फिर किसी ने राजकुमार को मारने की कोशिश की है? आपने उस हत्यारे का सामना क्यों नहीं किया? उस दुस्साहसी अपराधी को पकड़ कर लाते जो बार बार राजकुमार दक्ष की हत्या का प्रयास कर रहा है। सेनापति अक्रूर ने कहा, इन सभी से अधिक महत्वपूर्ण भी एक बात है जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मैं भागा भागा राजमहल आया और आपकी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया। सेनापति अक्रूर की बातें सुनकर सेनानायक मलिक थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने कहा, अक्रूर जी, हमें जल्द बताइए, क्या सूचना लेकर आप आए हैं? अक्रूर ने महामंत्री की ओर देखा और कहा, महामहिम, मैं जो आपको रिपोर्ट करने वाला हूं वह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं केवल आपको ही उसके बारे में बता सकता हूं। मेरी विनती है कि इस दौरान दूसरा कोई भी यहां उपस्थित ना हो। सेनानायक मलिक ने तुरंत आदेश दिया, तख लिया। मुझे सेनापति से कुछ गोपनीय बातें करनी है। महामंत्री भी ये गुप्त बात सुनने के लिए उत्सुक था और वो महल छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर भी सेनानायक मलिक के आदेश की अवहेलना करने का साहस उसमें नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही राजमहल से बाहर निकल गया। सेनानायक मलिक ने पूछा, अब आप मुझे बता सकते हैं, क्या बात है? सेनापति अक्रूर सेनानायक मलिक के सामने बैठ गया और गिद्ध और राज पहाड़ी की पूरी घटनाएं उसे बता दी। जल देवी प्रकट हुई थी। सुनकर सेनानायक मलिक का शरीर कांप गया। थोड़ी देर के लिए वह मूर्ति की तरह खड़े हो गए। सेनापति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मुझे यकीन है कि राजकुमार दक्ष काले जादू के प्रथम स्तर की जानकारी लेने के योग्य बन चुके हैं और वह इसे पूरी तरह से आत्मसात कर आगे की जानकारी के लिए प्रयासरत होंगे। सेनानायक मलिक फूले नहीं समा रहे थे, ये देखते हुए कि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूछा, क्या कोई और है जो इसके बारे में जानता है? सेनापति अक्रूर ने जवाब दिया, मेरे अलावा 10 शाही गार्ड जो मेरे साथ वहां तैनात थे, वे भी इसे जानते हैं।
सेनानायक मलिक ने कहा, देवताओं का दर्शन एक दिव्य घटना है। इस खबर को पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। सेनापति अक्रूर ने कहा, इसीलिए मैंने उन 10 सैनिकों की हत्या कर दी जिन्होंने इस दुर्लभ घटना को घटित होते देखा है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे स्टोरी को सुने और एंजॉय करें और मेरे चैनल पे बने रहे।